हाय फ्रेंड्स, आज के इस अफसाना में आपका मैं डॉक्टर आशीष स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, आज का ये जो हमारा सेशन है ये बहुत ही एक डिफरेंट सेशन होने वाला है। बिकॉज आज के इस सेशन के अंदर हम बहुत अलग बात करने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है अफसाना का, वो है अफसाना सुशांत का। सुशांत, द लेटेस्ट बज़वर्ड इज सुशांत। आप सोशल मीडिया देखिए, आप मीडिया देखिए, आप किसी से बात कीजिए, एवरीबडी टुडे इज टॉकिंग अबाउट सुशांत सिंह राजपूत, SSR। मैं डॉक्टर आशीष एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक लीडरशिप कोच और एक ट्रेनर होने के नाते जब मैं भी इन न्यूज़ से रूबरू हो रहा था तो मैं बहुत हैरान हो रहा था कि ऐसा तो क्या है इस नाम के अंदर सुशांत सिंह राजपूत, या ऐसा तो क्या है इस व्यक्तित्व के अंदर कि इनके नहीं रहने पे, इनके निधन होने पे, इनके अकस्मात इस दुनिया से चले जाने से इतना सब एक मूवमेंट शुरू हो गया है। क्या इससे पहले बॉलीवुड की कुछ हस्तियां हमको छोड़ के नहीं गई? क्या संदिग्ध हालत में इससे पहले कुछ हादसे बॉलीवुड में नहीं हुए? जवाब है, हुए हैं। तो फिर क्या वजह है कि आज सुशांत सिंह राजपूत एक नाम नहीं है, आज वो एक मूवमेंट बन चुका है, आज वो एक क्रांति बन चुका है, आज वो एक आंदोलन बन चुका है। इतना ही नहीं, सुशांत आज एक विचारधारा है। विचारधारा है कुछ हमारे को झकझोरने के लिए, कुछ हमको सोचने के लिए कि क्या एक आम आदमी, एक ऑर्डिनरी आदमी, क्या उसके सपने नहीं हो सकते? क्या वो अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश नहीं कर सकता? क्या हक नहीं है एक ऑर्डिनरी आदमी को स्पेशल बनने का? क्या उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं है? और अगर भगवान ना करे उसे कुछ हो जाए तो क्या जस्टिस सिस्टम उसको सपोर्ट करने के लिए नहीं है? ऐसे बहुत से विचार हमारे बहुत से लोगों के मन में आ रहे हैं और उनको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने बहुत सी मूवमेंट्स चला रखी हैं, जैसे कि मैं सुशांत हूँ, आई एम सुशांत, जस्टिस फॉर सुशांत। ऐसी बहुत सी मूवमेंट्स ऑलरेडी इन प्लेस हैं जो ये सुनिश्चित करेंगी कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले। वो ये सुनिश्चित करेंगी कि CBI अपना काम बखूबी निभाए और इस देश के इस जवान बेटे को, जो कि हमको छोड़ के चला गया, उसको भी न्याय मिले। तो क्या हुआ अगर वो एक महानगर में पैदा नहीं हुआ, दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा, और वो बिहार में पैदा हुआ, तो क्या उसको मुंबई जाके सेटल होने में कोई दिक्कत आनी चाहिए? क्या उसको न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या पूरा भारत ही आपका और मेरा होम टाउन नहीं है? ऐसे बहुत से विचार हम लोगों के मन में रोज आते हैं, पल पल आते हैं। वो एक ऐसा व्यक्तित्व नहीं था जो दिक्कतों से, कठिनाइयों से हार जाए, क्योंकि उसका जो जर्नी था, इट वॉज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। आप समझ सकते हैं कि किसी भी ऐसे व्यक्ति का मुंबई महानगरी में सेटल होना, बॉलीवुड में अपनी जगह बनाना, जिसका कोई माई बाप नहीं है, कुछ आसान तो होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी बहुत दिक्कतों से होते हुए यहाँ तक पहुँची, क्योंकि वो एक बिलीफ सिस्टम से काम करता था, और वो बिलीफ सिस्टम था हर ऑर्डिनरी आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है। हर ऑर्डिनरी आदमी अपने सपने देख भी सकता है और सपने पाने की गुस्ताखी भी कर सकता है। ज़रूरत है सिर्फ शिद्दत से उन सपनों को चाहने की। आज हम इस अफसाना सुशांत का में कुछ ऐसी ही बात करेंगे। आज हम बात कुछ डिफरेंट करेंगे। आज तक आपने बहुत से वीडियोस और बहुत से इंटरेक्शंस
सुशांत सिंह राजपूत के बारे में देखी होंगी, मगर ज्यादातर में एक ही बात होती है, वो आज हमारे बीच में नहीं है। कैसे चले गए, क्या हुआ, क्या संदिग्ध परिस्थितियां थी, कौन उनके इस हालत का जिम्मेवार है, कैसे उनको न्याय मिलेगा, ये बहुत सी बातें आज मीडिया में आपके और हमारे बीच में रोज हम देखते हैं। लेकिन मैं डॉक्टर आशीष आज कुछ डिफरेंट बात आपके बीच में लेके आया हूं। आपने अक्सर देखा होगा कि आप जो होते हैं आप वही ढूंढ लेते हैं, जो आपके अंदर होता है आपको अपने बार भी वही दिखता है। इसका छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिएगा आप 5-6 दोस्त अपने किसी दोस्त के घर गए और वो दोस्त ने अपना नया घर बनाया था, तो आप में से जो आर्किटेक्ट होगा वो वहां जाके वहां की फिनिशिंग और आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर को देखेगा। आपके बीच में जो ज्वेलर होगा वो उसकी बीवी की ज्वेलरी को निहारेगा। आपके बीच में हर एक व्यक्ति जिस तरह की सोच रखता होगा उसको वहां पे वैसा ही देखने का सुअवसर मिलेगा। तो मैं डॉक्टर आशीष एक मोटिवेशनल ट्रेनर, कोच, लीडरशिप कोच हूं, तो मुझे भी सुशांत सिंह राजपूत को जब स्टडी करने का अवसर मिला, ये सोच दिमाग में आई कि कुछ तो होगा उस व्यक्तित्व में जो इतने लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, कुछ तो होगा सुशांत सिंह राजपूत में जो इतने लोग उसके पीछे हैं, क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं जो जिंदा हैं लेकिन हमको उनकी कोई परवाह नहीं और हम उनके साथ नहीं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आज जिंदा नहीं लेकिन इसके बावजूद हम उनके बारे में चिंता किए बैठे हैं। और सुशांत सिंह राजपूत भी उन्हीं व्यक्तित्व में से एक है कि जो आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन इसके बावजूद आज हम सब उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, समझते हैं, देखना चाहते हैं। तो ऐसा तो क्या था सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, वो आज हम देखते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 21 जनवरी 1986 पटना में हुआ एंड ही वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड। 4 बहनों का इकलौता भाई और चारों बहनें उससे बड़ी। तो आप समझ सकते हैं कितने लाड और प्यार और कितने सर माथों पे रखे जाने वाला वो 4 बहनों के बाद होने वाला एक बेटा हुआ। लेकिन वो शुरू से ही स्टडीज में काफी तेज तर्रार और शार्प माइंडेड थे और सब्जेक्ट्स अगर पूछूं तो उनके मैथ्स और फिजिक्स हमेशा से उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स रहे। उनका एक सपना था, एक चाहत थी। हर बच्चे से जब पूछा जाए आप बड़ा होके क्या बनना चाहते हैं, तो सुशांत सिंह राजपूत बड़े होके एयरफोर्स पायलट बनना चाहते थे और वो बहुत बड़े फैन थे टॉम क्रूज के, यानी हॉलीवुड से काफी इंस्पायर्ड थे। तो जब सुशांत सिंह राजपूत की ये मंशा उनके पिताजी को पता चली तो उनकी सोच उनके बारे में कुछ अलग थी, क्योंकि वो उनको एक इंजीनियर के रूप में देखना चाहते थे और अपने पिता से इतना प्यार करते थे सुशांत सिंह राजपूत कि उन्होंने अपने पिता की इच्छा के आगे अपनी इच्छाओं का गला घोट दिया। और वो गला घोटते हुए उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी अगर मुझे इंजीनियर देखना चाहते हैं तो मैं इंजीनियर बन के दिखाऊंगा। और सुशांत सिंह राजपूत जी ने अपने पिता के सपने को साकार करते हुए दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई और तैयारी शुरू की और डीसीई की तैयारी क्या दिल लगा के की, क्योंकि वो जो काम करते थे बड़ी शिद्दत से करते थे। आज हम देखेंगे कि वो क्या क्या उनके जीवन मूल्य थे और उनसे हम क्या क्या सीख सकते हैं। और वो शिद्दत से जो उन्होंने तैयारी शुरू करी, तो दोस्त ऑल इंडिया में 7th रैंक लेके 7th रैंक इन ऑल इंडिया, जो कि कोई छोटी बात नहीं, उन्होंने अपने पिता, अपने परिवार, अपने पटना जिला का नाम पूरे भारतवर्ष में सर उनका ऊंचा कर दिया, छाती चौड़ी कर दी। और वो टाइम था जब वो लोग पटना से दिल्ली में शिफ्ट हो गए और उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ एडमिशन ले लिया और दिल से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन इस दौरान एक हादसा हुआ और वो हादसा था कि 16 साल की उम्र के दौरान उनकी माता 2002 में उनको छोड़ के चली गई थी और वो अपनी माता से बहुत प्यार करते थे। यहां तक कि एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि हु इज द मोस्ट डिजायरेबल वुमेन टू यू, हु इज द मोस्ट डिजायरेबल वुमेन टू यू, तो उनका जवाब था माई मॉम। और आज भी
आप उनके जितने मर्जी इंटरव्यू निकाल के देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि वो बहुत ज़्यादा अपनी माता से प्यार करते थे। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, 3 साल तक उन्होंने जी जान से तैयारी भी की, लेकिन इसके बाद उनकी समझ में आ गया कि उनका जो इंटरेस्ट था कहीं ना कहीं कुछ थिएटर्स और कुछ डांस और कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ की तरफ जाने लगा। हंसी मजाक में यहाँ तक भी कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत को इंजीनियरिंग कॉलेज में खुद उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वहाँ पे ज़्यादा लड़कियाँ नहीं थी, तो मुझे लगा डांस और थिएटर में ज्वाइन करूँ तो थोड़ा वहाँ पे ज़िंदगी में कुछ रंगीनियत आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ गलत सेंस में हम लेना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि वो एक जिंदा दिल इंसान थे। वो हर चीज़ को इंजॉय करना चाहते थे, वो जिंदगी के हर रंग को देखना चाहते थे, और उन्होंने डांस ज्वाइन करने के लिए द बेस्ट डांस ग्रुप ऑफ दिल्ली शामक डाबर को ज्वाइन किया, बिकॉज वो आगे आ गया। इस सेशन में आप देखेंगे कि वो जो करते थे शिद्दत से करते थे, वो जो करते थे पूरा दिल लगा के करते थे, एंड ही वॉज अ परफेक्शनिस्ट इन जस्ट वट एवर ही डिड। शामक पावर एक नंबर की, और इसी वजह से जब 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, और शामक डाबर ग्रुप को अपॉर्चुनिटी मिला वहां पे अपना ट्रूप भेजने का, तो सुशांत सिंह राजपूत was one of the selected members to that troop who was selected for Commonwealth Games performance in Australia। उस टाइम पे उनको अपने पिता को बताना पड़ा कि मैं डांस क्लासेस भी ज्वाइन करता हूं, क्योंकि उनके पास पासपोर्ट नहीं था। थोड़ा समझाने के बाद पिता ने उनकी बात का मान रखा, उनका पासपोर्ट बनाया, और मालूम क्या, वहां पे ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी, इट वाज अ परफॉर्मेंस एज अ सपोर्टिंग डांसर with none other than the Aishwarya Rai। Yes friends, the Aishwarya Rai was the leading dance performance in that particular event and he was a supporting dancer to her। कौन जानता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि जिस ऐश्वर्या राय के पीछे एक सपोर्टिंग डांसर की तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, एक दिन फिल्म इंडस्ट्री में उन्हीं के साथ वो एक को स्टार बन के एग्जिस्ट करेंगे। और समय की विडंबना तो देखिए, आप सब जानते हैं कि एक दुखद घटना और हुई, और वो ये था सुशांत सिंह राजपूत जी के जाने से 4 से 5 दिन पहले उनकी एक्स मैनेजर दिशा साल्यान जी ने भी संदिग्ध हालत में परिस्थितियों में इस दुनिया का साथ छोड़ दिया, और वो भी हमारे बीच नहीं रही। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि दिशा साल्यान सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर होने से पहले उन्हीं ऐश्वर्या राय जी की मैनेजर भी रह चुकी थी। यानी सुशांत सिंह राजपूत जी का व्यक्तित्व, उनकी सोच देखिए कि ऐश्वर्या राय जी के को डांसर जो वो बने, तो कभी ये नहीं जानते थे कि उन्हीं की मैनेजर को एक दिन वो अपने पास एज अ मैनेजर एम्प्लॉय करेंगे। ऐसा सोच, ऐसा जीवन शैली, ऐसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति आज हमारे बीच में नहीं है, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, जब वो इस एंटरटेनमेंट ग्रुप को ज्वाइन किए, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, तो उनको कहीं ना कहीं ये एक फील आ रहा था कि भैया इंजीनियरिंग अब मुझको छोड़ के पूरा दिल से इस थिएटर को ज्वाइन करना है। और उन्होंने उस इंजीनियरिंग को 3 साल के बाद छोड़ दिया, और ये एक बहुत बोल्ड डिसीजन था उनका। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीट जिसको मिल जाए, 7th रैंक ऑल इंडिया में हो, और वो थिएटर को ज्वाइन करने के लिए उसको छोड़ दे, ये बहुत बड़ा डिसीजन उनका था। बट ही वॉज नोन फॉर हिज बोल्ड डिसीजंस। ये उनकी एक और क्वालिटी है जो आज हम आपके बीच में रखने जा रहे हैं, और उस बोल्ड क्वालिटी के चलते हुए आप जानते हैं मुंबई में किसी नए आदमी के लिए अपने आप को इस्टेब्लिश करना कोई चने कुरमुरे का काम नहीं। लेकिन ये बोल्ड डिसीजन उन्होंने लिया, मुंबई पहुंचे, और मुंबई पहुंचने के बाद एक रेंटेड रूम में उन्होंने कुछ महीने बिताए, और उस रूम में भी वो 1 नहीं 2 नहीं 6 रूममेट्स के साथ वो एक रूम शेयर करते थे। आप सोच सकते हैं उनकी जिंदगी कैसी स्ट्रगल से भरी रही होगी। और क्योंकि वो एजुकेशन में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, फंडे क्लियर थे मैथ्स और स्पेशली फिजिक्स के, तो उन्होंने ट्यूशंस लेके
अपना गुजारा करना शुरू किया और एक अच्छी कमाई वहां भी करने लगे। लेकिन उनका दृढ़ निश्चय था कि मुझको एक्टिंग में खुद को एस्टेब्लिश करना है, जिसके चलते हुए उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा और टीवी सीरियल्स में उनको पहला ब्रेक मिला जब जिस देश में है मेरा दिल, किस देश में है मेरा दिल नाम के एक टीवी सीरियल में उनको पहला ब्रेक मिला। चाहे वो एक सपोर्टिंग एक्टर का ब्रेक था, लेकिन वो उन्होंने बखूबी निभाया। वो रोल छोटा था क्योंकि किस देश में है मेरा दिल में जो रोल वो प्ले कर रहे थे, वो पर्टिकुलर कैरेक्टर की डेथ होने के बाद उनका रोल भी टर्मिनेट हो गया। लेकिन समय की विडंबना देखिए, किसको मालूम था कि जो उनका पहला कैरेक्टर वो प्ले करेंगे उसकी जल्दी डेथ हो जाएगी और उनका रोल छोटे में ही समाप्त हो जाएगा। उस समय किसी को नहीं मालूम था कि सुशांत सिंह राजपूत जी की जिंदगी में भी सच में कुछ ऐसा हो सकता है, ये कोई नहीं जानता था। लेकिन उन्होंने जो किया बखूबी निभाया और उनकी वो शानदार एक्टिंग को देखते हुए 2009 में 2009 में उनको पहला लीड रोल टीवी सीरियल्स में मिला। वो भी द फेमस एकता कपूर ने उनको ब्रेक दिया पवित्र रिश्ता नाम के टीवी सीरियल में। क्या रोल निभाया उन्होंने उस पवित्र रिश्ता में कि एक एक ने दांतों तले उंगली दबा ली। वाह क्या परफॉर्मेंस है। और उस पवित्र रिश्ता से उनको बहुत सारी अचीवमेंट्स मिली, बहुत सारी उनको जिंदगी में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज मिली और क्या क्या नहीं उस पवित्र रिश्ता ने उनको दिया। उस पवित्र रिश्ता से उनको कामयाबी मिली, उनको नेम मिला, उनको फेम मिला और तो और उनकी फर्स्ट ऑफिशियल गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे भी उसी सीरियल की लीड एक्ट्रेस थी जिन्होंने उनकी वाइफ का रोल प्ले किया और जो आगे चल के उनकी फर्स्ट ऑफिशियल गर्लफ्रेंड बनी और जिन्होंने काफ़ी टाइम तक उनका साथ निभाया और यहाँ तक कि 2016 दिसंबर में उनकी मैरिज की भी ऑलमोस्ट डिक्लेरेशन थी। बट अनफॉर्चुनेटली वो रिलेशन किसी वजह से आगे नहीं चल पाया और कहीं टर्मिनेट हो गया, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन 2010 में जब वो इस पवित्र रिश्ता की शूटिंग कर रहे थे, उसके दौरान भी वो अपने डांस रियलिटी शोज को छोड़े हुए नहीं थे। वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते थे और जिंदगी में ये दिल मांगे मोर की फिलॉसफी पे चलते हुए खुद को और बेटर और बेटर और बेटर रिफाइन करने के लिए लगे रहते थे। और उन्होंने डांस रियलिटी शोज जैसे कि जरा नच के दिखा और झलक दिखला जा सीजन 4 में 2010 में अपनी परफॉर्मेंस देके लोगों को अपने डांस का लोहा मनवाना भी चालू रखा। लगभग 2 साल इस सीरियल में उन्होंने काम किया जिसमें वो इस टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट डिजायर्ड टीवी एक्टर्स बन चुके थे। टीवी सीरियल्स में वो अपना लोहा मनवा चुके थे, लोग उनको साइन करने के लिए बेकरार थे। लेकिन ये व्यक्तित्व कुछ अलग ही सोच का था। इसको तो एक हाइट पे आके फिर से चेंज द माउंटेन करने का एक फतूर सवाल था। इसको पता था मुझे बहुत आगे तक जाना है और इस स्टेज पे आके उन्होंने एक और बोल्ड डिसीजन लिया। सोचिएगा, टीवी एक्टर, वेल सेटल्ड, पवित्र रिश्ता का लीडिंग एक्टर, और इन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया और वो बोल्ड स्टेप था अब मुझे टीवी एक्टर से बढ़ के बॉलीवुड में कदम रखना है। जिसने सुना हैरान हो गया क्योंकि सबको मालूम था कि बॉलीवुड हर किसी की एक ड्रीम प्लेस है, लेकिन किसी भी टीवी एक्टर के लिए बॉलीवुड में जाके खुद को इस्टेब्लिश करना कोई मजाक मस्ती का खेल नहीं था। लेकिन ये आदमी कहां रुकने वाला था। इसने जो सोच लिया, इसने जो ठान लिया, इसने जो लक्ष्य बना लिया, फिर उसको पाने के लिए ये कुछ भी कर जाता था। और ये आदमी बॉलीवुड में अब टीवी एक्टर का रोल छोड़ के अपने आप को एक बॉलीवुड फिल्म एक्टर के रूप में इस्टेब्लिश करने के लिए मेहनत करना शुरू कर चुका था। किसी भी नए बडिंग टीवी एक्टर के लिए किसी फिल्म का अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है, डेब्यू चांस मिलता है, तो वो यूं करके उसको पकड़ लेगा, दोनों हाथ से जकड़ लेगा। लेकिन इस आदमी की सोच कुछ अलग ही थी और वो अलग सोच ऐसी थी कि आप सोच के हैरान रह जाएंगे कि अपनी फर्स्ट डेब्यू फिल्म जो इन्होंने बॉलीवुड में की
वो करने से पहले ये 5 फिल्म्स को रिजेक्ट कर चुके थे। जस्ट थिंक अबाउट द माइंडसेट ऑफ दिस पर्सन, जस्ट लुक अबाउट द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ दिस पर्सन कि अपनी फर्स्ट डेब्यू फिल्म को साइन करने से पहले 5 फिल्म्स को ये व्यक्ति रिजेक्ट कर चुका था। ये था उसका कॉन्फिडेंस लेवल। कितना कुछ इनसे हम सीख सकते हैं, बिकॉज ही वॉज अ परफेक्शनिस्ट। लेकिन इस टाइम पे भी इनको ये लगा कि मुझको अपने आप को और रिफाइन करना है, मुझे अपने आप को और पॉलिश करना है। ये सोचने लगे कि आखिर एक फिल्म प्रोड्यूसर और एक डायरेक्टर क्या सोचता है, एक एक्टर से उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, उसका माइंडसेट स्टडी करना जरूरी है। और वो सोचते हुए उन्होंने क्या किया मालूम, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में अक्टूबर 2011 में एडमिशन ले लिया, ये समझने के लिए, जानने के लिए कि आखिर फिल्म्स बनती कैसे हैं और एक प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर, एक फिल्म एक्टर से क्या एक्सपेक्टेशंस रखता है। समय की विडंबना देखिए, जैसे इंजीनियरिंग का अपना कोर्स ये पूरा नहीं कर पाए, जैसे इंजीनियरिंग का अपना कोर्स इन्होंने 3 साल में बीच में छोड़ दिया क्योंकि इनकी एस्पिरेशंस, इनके फ्यूचर इनको कॉल कर रहा था। यहां पे भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये कोर्स भी जो करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में वो गए, ये कोर्स भी अपना वो कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि इससे पहले कि वे कोर्स कंप्लीट करते, उनको उनकी परफॉर्मेंसेस और उनकी चढ़ती हुई धूम को देखते हुए उनकी पहली डेब्यू फिल्म का ऑफर मिल गया। और वो ऑफर मिला एक शान कैरेक्टर को प्ले करने के लिए इन द फेमस फिल्म कोई पूछे। और ये कोई पूछे कि जब उन्होंने तो उनको समझ में आ गया, उनके अंदर कुछ क्लिक कर गया कि एक डेब्यू फिल्म करने के लिए ये बहुत ही शानदार फिल्म है, बिकॉज इट्स वॉज बेस्ड ऑन अ नॉवल बाय अ ग्रेट ऑथर चेतन भगत बाय द नेम ऑफ द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। और उन्होंने इस फिल्म को ज्वाइन करने के लिए, साइन करने के लिए उन्होंने अपना वो कोर्स बीच में छोड़ा और फिर अपनी दिल, जान, जुनून एक करके इस फिल्म में कोई पूछे अपनी डेब्यू फिल्म में ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि इट बिकेम अ बिग सक्सेस एंड अ हिट एट द बॉक्स ऑफिस। और उसके बाद उनकी जिंदगी में कमर्शियल्स आने शुरू हो गए और पहला कमर्शियल जो उन्होंने किया वो 2013 में 2013 में he did his first commercial for Pepsi. You know how he grow, किस तरीके से वो जीरो से हीरो बनने की तरह अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश करते चले जा रहे थे। बट ही वॉज नेवर कंप्लेसेंट, ही वॉज नेवर टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, ही ऑलवेज वॉन्टेड टू गिव हिज बेस्ट टू वट एवर ही डिड। और फिर एक दिन वो दिन आया जो हर एक एक्टर अपनी जिंदगी में लाना चाहता है। राजकुमार हिरानी एक ऐसा नाम था फिल्म इंडस्ट्री में, एक ऐसा जबरदस्त नाम था जिसके साथ हर कोई आदमी, हर एक एक्टर फिल्म करना चाहता था। और वो मौका उनको मिला 2014 में जब पीके, द फेमस फिल्म पीके में उनको एक रोल करने का मौका मिला और वो कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया सरफराज का। कैरेक्टर बहुत ही इंप्रेसिव था, एक्टिंग जबरदस्त थी, पर उनका रोल छोटा था। लेकिन वो इस बात से खुश थे कि राजकुमार हिरानी के साथ उनको एक ब्रेक मिला और यही वजह थी कि उन्होंने उस पर्टिकुलर रोल के लिए कुछ भी चार्ज नहीं किया, कॉम्प्लीमेंट्री वो रोल प्ले किया। मगर राजकुमार हिरानी ने ये जानते हुए कि वो कितने बड़े बुक वॉर्म थे, उनको कई 100 बुक, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स एज गिफ्ट दी। और वो ये जानते थे सुशांत सिंह राजपूत इज अ काइंड ऑफ पर्सन हु नोज दैट लीडर्स आर readers, and he was a great leader and he was a great reader. इसीलिए उन्होंने उनको बुक्स गिफ्ट किया। सुशांत सिंह राजपूत के कैरियर में बहुत सारी उतार चढ़ाव आई, लेकिन जो एक लैंडमार्क उनके कैरियर का माना जाता है, वो लैंडमार्क माना जाता है 2016 का। क्या हुआ था 2016 में? 2016 में उनको एक ऐसा जबरदस्त रोल बायोपिक में करने को मिला जिसका हम सब नाम जानते हैं,
MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। जी हां, माही द ग्रेट धोनी का रोल डिपिक्ट करने का उनको मौका मिला। एंड यू नो व्हाट, आज मैं इस MS धोनी के बारे में आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जो आप ये मूवी देखने के बाद भी नहीं जानते होंगे। एंड दैट इज अबाउट द मेकिंग ऑफ MS धोनी, एंड दैट विल गिव यू एन आइडिया अबाउट द कैरेक्टर, द इंटेग्रिटी, द बिलीफ सिस्टम एंड द विजडम ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। यू नो व्हाट, जब ये पिक्चर बनाने का डिसाइड किया गया और धोनी से इसकी परमिशन लिया गया, तो धोनी से बहुत से नाम सजेस्ट किए गए कि आपका कौन रोल प्ले करेगा। उस टाइम पे कोई पूछे में एक्टिंग देख चुके थे सुशांत सिंह राजपूत की धोनी, और धोनी ने खुद सुशांत सिंह राजपूत का नाम प्रोड्यूसर डायरेक्टर को सजेस्ट किया कि ये बहुत प्रॉमिसिंग लड़का है, आप इसको कांटेक्ट कीजिए। जब सुशांत सिंह राजपूत को कांटेक्ट किया गया तो ही वॉज जंपिंग विद जॉय बिकॉज ही वॉज ऑलरेडी ए ग्रेट फैन ऑफ MS धोनी। और 2008 में MS धोनी के साथ उनकी एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफ भी थी, एक सेल्फी थी जो उन्होंने संभाल के रखी थी, जो धोनी की मेकिंग के दौरान उन्होंने उनको दिखाई कि सर मैं आपका इतना बड़ा फैन था और मुझे जब ये ऑफर मिला तो मैं तो खुशी से फूला नहीं समाया। एंड यू नो व्हाट, दिस मूवी बिकेम his most successful movie of his career because this movie earned 216 crores, the highest any movie of Sushant Singh Rajput has ever earned. That was MS Dhoni The Untold Story, as against a budget of 104 crores only. यानी जो उसका बजट था उसको आउट परफॉर्म करके डबल से भी ज्यादा ये पिक्चर ने अर्निंग किया, एंड दैट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मूवीज ऑफ हिज कैरियर। ये जो MS धोनी का जो कैरियर उन्होंने प्ले किया, ये इतना जबरदस्त था, इतना चैलेंजिंग था, क्योंकि वो हमेशा ये मानते थे कि धोनी के लाखों फैन हैं, अगर मैंने थोड़ी सी भी गलती कर दी, इतनी सी भी गलती अगर मुझसे हो गई धोनी का कैरेक्टर प्ले करने में, तो धोनी के फैंस मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने अपनी जी जान एक कर दी। उनकी एक आदत थी कि वो किसी एक्टिंग को करते नहीं थे, वो उस रोल को लिव करते थे। और यही वजह थी कि जब उन्होंने MS धोनी को प्ले किया तो धोनी के एक एक जेस्चर को उन्होंने कॉपी करने के लिए धोनी के 1000 से ज्यादा वीडियोस देखे और 1.5 साल तक धोनी के एक एक आचरण की प्रैक्टिस की। वो खाते कैसे हैं, वो दिखते कैसे हैं, वो बात कैसी करते हैं, वो खेलते कैसे हैं, वो जवाब कैसे देते हैं। और उनका कहना था कि धोनी को कॉपी करने में सबसे मुश्किल चैलेंजिंग काम जो था वो धोनी के माइंडसेट को रीड करना था, बिकॉज ही वॉज मिस्टर कूल। और धोनी के माइंडसेट को रीड करने के लिए उन्होंने इतने सवाल पूछे धोनी से, इतने सवाल पूछे कि धोनी खुद कई इंटरव्यूज में कहते हैं कि मैं परेशान हो गया था इस लड़के से। और एक बार तो कमाल कर दिया उन्होंने, 250 MCQs लेके वो धोनी के पास पहुंचे, जो सब इस बारे में थे कि वो प्रोबेबल रिस्पॉन्स कैसा देंगे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाते हुए। ये लेवल का उन्होंने धोनी को स्टडी करना शुरू कर दिया। धोनी की हेलीकॉप्टर शॉट, द फेमस हेलीकॉप्टर शॉट, अगर मूवी में नहीं आती तो मजा नहीं आता, उसको प्रैक्टिस करने के लिए उन्होंने 90 दिन तक मेहनत की। दैट वॉज द लेवल ऑफ परफेक्शन ही वॉन्टेड टू पुट इन हिज रोल। इतना ही नहीं, जब उन्होंने विकेट कीपिंग की धोनी की प्रैक्टिस करनी शुरू की, जो किसी और ने नहीं किरण मोरे ने उनको देनी शुरू की, तो उनकी 2 फिंगर्स फ्रैक्चर भी हो गई। डॉक्टर्स ने उनको एडवाइस किया रेस्ट कीजिएगा 1 महीने का। वो 1 हफ्ते में वापस आ गए कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, धोनी सर को जल्दी से जल्दी बायोपिक हमको बनानी है। उनको यहां तक पता था कि धोनी के पास 37 बाइक्स हैं। उन्हें यह तक पता था कि धोनी ने कौन सी बाइक कब ली। वो ये तक जानते थे कि धोनी ने अपनी आखिरी बाइक कब और कहां चलाई। उनको ये तक पता था कि धोनी अपनी किस बाइक की चाबी कहां रखते हैं। इतनी शिद्दत से उन्होंने अपना पूरा दिलो जान दे दिया उस कैरेक्टर को प्ले करने में, बिकॉज ही वॉन्टेड दैट कैरेक्टर टू बी लिव्ड एंड नॉट टू बी जस्ट प्लेड ऑन स्क्रीन।
दैट इज व्हाट आई लर्नड फ्रॉम दिस ग्रेट सोल सुशांत सिंह राजपूत। जो करो शिद्दत से करो। उनका पहला इंटरनेशनल फिल्म ब्रेक उनको मिला जब फेमस डायरेक्टर शेखर कपूर ने पानी नाम की मूवी के लिए उनको साइन किया। दैट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर हिम, क्योंकि वो इंडिया की वाटर क्राइसिस फ्यूचरिस्टिक 2040 के इरा के लिए वो मूवी बनाई जानी थी। लेकिन उस समय तक बहुत से लोगों को उनकी कामयाबी के बारे में पता चल चुका था और उनको ब्लॉक करने की कोशिश शुरू हो चुकी थी। और यही वजह थी कि यश राज फिल्म्स ने उस मूवी को प्रोड्यूस करने से मना कर दिया। बहुत डिसहार्टन हुए उस समय हमारे एसएसआर, रोए, दिल टूट गया उनका, क्योंकि उन्होंने उस कैरेक्टर के लिए बहुत मेहनत की थी। बट दैट इज वेयर ही लर्न्ड द हार्ड लेसन्स ऑफ लाइफ, कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। You will have to fight people to prove your existence in this industry। और उसके बाद एक अनदर मास्टरपीस उनका आया, डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी करके। इट वॉज अबाउट अ डिटेक्टिव ऑफ एन इरा ऑफ 1940। अब वो 1940 में जो वो डिटेक्टिव था वो कैसे काम करता था, वो बड़ा जबरदस्त तरीके से काम करता था। डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी के 1940 के टाइम पे मोबाइल्स नहीं होते थे, तो अगर उस कैरेक्टर को जीना है तो सुशांत सिंह राजपूत ने क्या किया, अगले 4 महीने तक ही स्टॉप्ड यूजिंग हिज मोबाइल। कैन यू बिलीव अ फिल्म स्टार ऑफ द फेम ऑफ ऑलरेडी हैविंग डन द MS धोनी फेम डिड नॉट यूज हिज मोबाइल फॉर नेक्स्ट 4 months। इतना ही नहीं, वो ब्योमकेश बख्शी जो 1940 का था, रिक्शा में चलता था, पैदल चलता था, उस कैरेक्टर को फील लेने के लिए सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी सारी लग्जरी कार्स को त्याग दिया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रेवल करना शुरू किया, बिकॉज ही वांटेड टू लिव द कैरेक्टर ऑफ डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी। दैट इज हाउ ही पैशनेटली यूज्ड टू डिलीवर व्हाटएवर वाज ग्रांटेड टू हिम। एक और लीड रोल उनको दिया गया एज अ गैंगस्टर, क्योंकि उन्होंने इस तरह की मूवीज कम की थी, सो ही वॉज लुकिंग फॉर दैट रोल, और वो मूवी थी औरंगजेब। लेकिन कहीं ना कहीं उनको कुछ फोर साइटेडनेस में दिमाग में टिकल हुआ और वो लोड इस तरह का रोल करना चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उस मूवी को मना कर दिया, जिसको बाद में अर्जुन कपूर को दिया गया एंड इट वेंट आउट टू बी अ बिग फ्लॉप। सो मुझे समझ में आया कि ही हैड अ फोर साइटेडनेस, ही वॉज चूजी एंड ही वॉज डिसिसिव, जो हम पहले भी देख चुके कि अपनी पहली डेब्यू फिल्म ज्वाइन करने से पहले ये आदमी 5 फिल्मों को रिजेक्ट कर चुका था। ऐसा जबरदस्त इस आदमी का माइंडसेट था, ही न्यू व्हाट ही वांटेड टू डू। और फिर 2017 में उन्होंने अपनी पहली एक्शन पैक्ड फिल्म की राफ्ता, क्योंकि उनके पिताजी ये जानते थे कि वो अब एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर बन चुके हैं, बॉलीवुड स्टार बन चुके हैं, लेकिन पुरानी सोच के चलते उनको तो यही मालूम था स्टार वही, हीरो वही, एक्टर वही जो ढिशुम ढिशुम करे, जो कुछ मारधार करे, जो अपने आप को एस्टैब्लिश कर सके, 2-4 को पीट सके। ऐसा रोल अब तक किया नहीं था सुशांत सिंह ने, तो इसलिए वो चाहते थे कि उनका बेटा कोई ऐसा रोल करे। तो उनकी खुशी के लिए उन्होंने राफ्ता मूवी साइन किया। बहुत खुश हुए उनके पिताजी जब उन्होंने ये राफ्ता मूवी उनका साइन करने का देखा। यहाँ पे भी कुछ फाइट सीन थे, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की फिर से हर कैरेक्टर को जीने की शिद्दत की आदत तो देखिए। कुछ तलवार से लड़ाई करनी थी, स्वॉर्ड के सीन थे, जिनको कंप्लीट करने के लिए, जिनको पूरे तरीके से ढालने के लिए अब ये साहब बैंकॉक निकल गए और बैंकॉक जाके इन्होंने तलवार चलाने की प्रॉपर वहां से एक जिसको बोलते हैं एक अच्छे तरीके से ट्रेनिंग लिया, क्योंकि उस फिल्म के रोल में तलवारबाजी करनी थी, जिसको सीखने के लिए ये बैंकॉक तक चले गए और वहां 1 महीने तक इन्होंने शिद्दत से प्रैक्टिस किया। दैट इज व्हाट ही वांटेड टू डू। स्पोर्ट्स बायोपिक महेंद्र सिंह धोनी की हिट होने के बाद इन्होंने एक और बायोपिक बनाने का और उसमें पार्ट लेने का सोचा, और वो थी मुरलीकांत पेटकर जी के ऊपर एक और बायोपिक। ही वॉज अ पद्मश्री अवार्ड विनर एंड द फर्स्ट
पैरा ओलंपिक अवार्ड विनर, और उनसे कई मीटिंग्स भी हुई सुशांत सिंह जी की, बिकॉज ही वांटेड टू लर्न अबाउट हिम, बट अनफॉर्चुनेटली वो कंप्लीट नहीं हो पाई मूविंग, बिकॉज वो राफ्ता की शूटिंग में उस समय बिजी चल रहे थे। उसके बाद एक के बाद एक उनकी जबरदस्त मूवीज आनी शुरू हुई, और 2018 में उन्होंने फेमस केदारनाथ मूवी में मंसूर का रोल प्ले किया। अभी यहां देखिएगा, ये जो मंसूर है केदारनाथ मूवी में, इसका रोल है, ये अपनी पीठ पे जिंदा लोगों को उठा के पहाड़ी पे चढ़ता है और केदारनाथ तक ले जाके उन डिवोटीज को दर्शन करा के लेके आता है। ये रोल जिंदा लोगों को पीठ पे बिठा के पहाड़ पे चलने का रोल भी उन्होंने खुद निभाया। सुशांत सिंह राजपूत ने अपना कोई भी बॉडी डुप्लीकेट लेने से मना कर दिया। ऐसे में कई बार टेक्स होते थे, रीटेक्स होते थे, डायरेक्टर सोचते थे कि अब ये कहीं नाराज हो जाएगा, लेकिन ये व्यक्ति इतनी शिद्दत से अपना काम करता था कि ये ना नाराज होता था, पूरी टीम को सपोर्ट करता था, बॉडी डुप्लीकेट यूज करने से मना करता था और रोल को जीता था। इस तरीके से इन्होंने डायरेक्टर अभिषेक कपूर की उम्मीदों पे पूरा उतरते हुए ये केदारनाथ में जो अपना रोल निभाया, लेकिन उनको एक और बिटर स्टिंग मिला, क्योंकि पूरा का पूरा मीडिया अटेंशन जो था वो उनकी हीरोइन सारा अली खान को मिल गया, और कहीं ना कहीं इस बात से भी वो डिसअपॉइंटेड थे। किसी की खुशी से वो परेशान नहीं होते थे, लेकिन जिस तरह से मीडिया ने उनको पूरे तरीके से साइडलाइन कर दिया, वो चीज उनके लिए एक इंडिकेशन थी कि कहीं ना कहीं बाप की बड़ी बेटी होने का वहां पे सारा अली खान को जो एक लाइमलाइट मिला है, उससे उनको समझ में आया कि नेपोटिज्म बॉलीवुड में है और वो एग्जिस्ट करता है, जो उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज में भी इसका जिक्र किया। ऐसा ही नहीं, उनकी जिंदगी में और भी कई ऐसे मुकाम आए जो उनके लिए हार्ट ब्रेकिंग थे। द बिगेस्ट फ्लॉप इन हिज होल कैरियर वॉज अ फिल्म नोन एज सोन चिड़िया। दिस सोन चिड़िया, जिसका बजट रखा गया था 28 करोड़ का, 28 करोड़ की बजट की फिल्म could only do 6.5 crore at the box office. That was the biggest flop of his entire career. और उनकी एक्टिंग में कोई कमी नहीं थी, कहीं कोई उनकी पूरी जिस शिद्दत से वो काम करते थे उसमें कुछ नहीं दिक्कत थी कि सेम टाइम पे एक और फिल्म रिलीज हो गई थी जो कि एक कॉमेडी फिल्म थी जिसका नाम था लुक्का छुपी, और ऑडियंस ने उस कॉमेडी फिल्म को देखा और पूरी तरीके से सोन चिड़िया को नकार दिया। ये जो एसएसआर थे हमारे, ये फिजिक्स और साइंस और स्पेस में बहुत पैशनेट थे। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये फिजिक्स इनका फेवरेट सब्जेक्ट था, और मालूम क्या, इन्होंने एक 6 लाख रुपए का टेलीस्कोप लेके अपने पास रखा था, जिससे रोज सुबह उठ के डेली मॉर्निंग 4 बजे उठ के ये स्टार्स को देखा करते थे, स्काई में देखा करते थे और बड़ी शिद्दत से उसको स्टडी किया करते थे। और उसी पैशन को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने फर्स्ट स्पेस फिक्शन फिल्म ऑफ इंडिया की अनाउंसमेंट भी कर दी, जिसका नाम था चंदा मामा दूर के। ये विजन रखते थे वो कि मैं कुछ अलग करके दिखाऊंगा, और इसके लिए तैयारी करने के लिए आप सोच के हैरान हो जाएंगे, he even went to NASA in 2018 to research how the astronauts are made and how the NASA brings about the success in the space missions। यानी कोई काम करने से पहले ये इस तरीके से, वो जबरदस्त तरीके से, और इतना ही नहीं, इन्होंने एक अपनी कंपनी भी खड़ी कर दी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को देखते हुए, स्पेस को देखते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखते हुए, जिसका नाम रखा गया रियल ट्रिक्स नाम की एक कंपनी इन्होंने फ्लोट कर दी, जो इसी काम के ऊपर आगे काम करती थी। 2019 में इनको रॉ नाम की एक फिल्म में लीड रोल मिला, जिसको इन्होंने साइन कर लिया, लेकिन फिर से दिमाग में कुछ बात आई और उन्होंने देखा कि यहां पे बहुत सी बार पोस्टपोनमेंट्स हो रही हैं डेट्स की, तो कुछ उनको क्लिक किया कि कुछ अनप्रोफेशनल है, उन्होंने उस मूवी से ऑप्ट आउट कर दिया, और बाद में ये मूवी दी गई जॉन अब्राहम को, और अल्टीमेटली केम आउट टू बी अ ह्यूज फ्लॉप। अगेन से उनकी फोर साइटेडनेस
का हमको एक नजारा देखने को मिलता है। और यहीं पे आके वो थके नहीं, रुके नहीं, एंड ही बाउंस्ड बैक। और वो बाउंस बैक उन्होंने किस तरीके से किया, जब उन्होंने 2019 में अपनी ब्लॉकबस्टर छिछोरे दी। वो छिछोरे जिसने दुनिया को सिखाया जिंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन गले लगाना है तो जिंदगी को लगाइए, गले लगाना है तो मौत को गले मत लगाइए। और जिस व्यक्ति ने हमको ये सीख दी, आज हमको यही यकीन करने को मजबूर किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसने खुद अपनी जान ले ली। दिल नहीं मानता, लेकिन फिर भी सीबीआई का प्रोब जारी है। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। आज हम उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन का इशू है उस बारे में बात करना उचित नहीं है। लेकिन इस छिछोरे में डायरेक्टर मुकेश तिवारी ने, वो फेम का डायरेक्टर जिसने दंगल जैसी मूवी दी, जब ये छिछोरे नाम की फिल्म के बारे में इनको बताया तो इन्होंने यू करके उस फिल्म को साइन कर लिया। मालूम क्यों? क्योंकि ही केम टू नो इट्स ऑल अबाउट द कॉलेज लाइफ, और उनको लगा फिर से वो कॉलेज लाइफ जीने का मौका मिलेगा, तो उन्होंने वो फिल्म साइन कर ली। एंड अल्टीमेटली दिस बिकेम हिज मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म। व्हाई आई से मोस्ट प्रॉफिटेबल? क्योंकि इसका बजट था सिर्फ 55 करोड़, आई मीन टू से, सॉरी, इसका बजट था सिर्फ 55 करोड़, और अल्टीमेटली इट अर्न्ड 215 crore, almost 4 times of its budget. So this was his most successful film called The Chichore. Remember, हमने बताया था महेंद्र सिंह धोनी उनकी मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म थी ऑन द बॉक्स ऑफिस, क्योंकि उसकी कलेक्शन थी 216 करोड़, तो छिछोरे की कलेक्शन थी 215 करोड़। लेकिन इसके बावजूद ये ज्यादा सक्सेसफुल मानी जाती है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का 216 करोड़ था एस अगेंस्ट द बजट ऑफ 106 करोड़, लेकिन छिछोरे का 215 करोड़ था एस अगेंस्ट द बजट ऑफ ओनली 55 करोड़। एंड यू नो, इसके बाद एक और उनकी जिंदगी में दुखद मोड़ आया, जब उन्होंने करण जौहर के नाम पहली मूवी अपनी साइन की, एंड दैट वाज ड्राइव। ये ड्राइव नाम की मूवी में उनको बताया गया था ये बहुत अच्छी, बहुत बड़ी, बहुत बिग मूवी है, और उन्होंने इसके अंदर अपनी दिल जान एक दे दी। पूरी मूवी शूट हुई, शूट होने के बाद पसंद नहीं आई मैनेजमेंट को, तो रीशूट करनी पड़ी। रीशूट के बाद भी मैनेजमेंट का डिसीजन था कि इसको थिएटर्स पे रिलीज नहीं किया जाए और इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, नेट पे रिलीज कर दिया जाए, जिससे सुशांत सिंह राजपूत बहुत बुरी तरह से दुखी हुए। He felt insulted, humiliated, betrayed. But life has to go on. इसके बाद भी इन्होंने अपनी जिंदगी चालू रखी, इसके बाद भी इन्होंने अपना बेस्ट मूवीज में देना शुरू किया, क्योंकि इनको मालूम था कि इनका पैशन था कि एक दिन ये आर्मी मैन का रोल करेंगे, और ये आर्मी मैन का रोल करने का इनको अपॉर्चुनिटी मिला 2019 में, जब इन्होंने एक मूवी साइन किया, द राइफल मैन। ये राइफल मैन वॉज ऑन द ट्रू वॉर स्टोरी ऑफ इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962, एंड इट वॉज अ बायोपिक ऑन अ ग्रेट लीजेंडरी सोल्जर बाय द नेम ऑफ जसवंत सिंह रावत, जिन्होंने सिंगल हैंडेडली कई चाइनीज सोल्जर्स को मार गिराया था। उनके ऊपर यह फिल्म बननी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यह फिल्म भी कंट्रोवर्सीज में पड़ गई, और इसके जो राइट्स थे पर्टिकुलर जसवंत सिंह रावत के ऑलरेडी सोल्ड आउट किए जा चुके थे, और 72 आवर्स की नाम की एक फिल्म इस पे बन चुकी थी, इसलिए यह फिल्म भी कन्फ्लिक्ट में पड़ गई और यह फिल्म कभी बन ही नहीं सकी। इसके बाद दिल बेचारा, जो लास्ट उनकी मूवी हम सब जानते हैं जिसमें उन्होंने काम किया, उसकी बारी आई 2019-20 में। 1.5 साल से तैयार थी ये मूवी, लेकिन रिलीज नहीं की जा रही थी फॉर सम रीजंस दैट वी डू नॉट नो। लेकिन फिर दिल बेचारा रिलीज की गई उनके नहीं रहने के बाद। He could never see the release of his last movie, which was ready to be released for 1.5 years for reasons unknown to us. But that was something that was again a heartbreaking thing for him. And you know what? दिल बेचारा में हमको एक सीख दे गए
SSR सुशांत सिंह राजपूत, और वो ये था कि आपके नहीं रहने पे भी आप लोगों के दिलों में कैसे जिंदा रह सकते हैं। और उनकी एक लास्ट मूवी जो आने वाली थी, जिसके बारे में ऑफिशियल डिक्लेरेशन हो चुकी थी, वो थी विद द कंट्रोवर्शियल रिया चक्रवर्ती, जो कि मार्च 2020 में स्टार्ट होनी थी, लेकिन डायरेक्टर रूमी जाफरी ने बताया लॉकडाउन के चलते वो चीज़ें मटेरियलाइज नहीं हो पाई और वो आगे नहीं बढ़ पाई। सिर्फ एक ही मूवी के अंदर उनको स्पेशल रोल करने का अवसर दिया गया था, एंड दैट वाज वेलकम टू न्यूयॉर्क। हो सकता है ये बातें सुन के आपको लग रहा हो कि वो कुछ परेशान थे। नो फ्रेंड्स, ही वॉज अ वॉरियर, ही वॉज समबडी हु न्यू हाउ टू कम आउट ऑफ प्रॉब्लम्स। उनकी लाइफ समझने के बाद मैं ये समझा, ही वॉज अ कैरेक्टर हु न्यू जिंदगी आती है, जिंदगी जाती है, लेकिन लाइफ शुडंट बी लॉन्ग, इट शुड बी बिग। He had dreams, he had aspirations, he had thought processes, he has vision, he had mission. उनको पता था कि अपने सपनों को देखना भी है और सपनों को सच भी करना है, तो कैसे करना है। मालूम आपको किसको स्ट्रेस नहीं होता, लेकिन जब उनको स्ट्रेस होता था तो स्ट्रेस बस्टर के रूप में क्या करते थे, he used to solve maths equations as a stress buster। हम में से कितने लोग ये कर सकते हैं। He was a die hard workaholic, सिर्फ दिन में 4 से 5 घंटे वो सोया करते थे और अपनी जी जान अपने हर प्रोजेक्ट में दिया करते थे, क्योंकि हर चीज शिद्दत से करने की उनको आदत थी। He was a hardcore gymmer। कभी आप उनके YouTube पे वीडियोस देखिएगा, कभी आप उनके फिटनेस कोचेस के आप इंटरव्यूज देखिएगा, जो आपको बताते हैं नो, दिस मैन कुड नॉट हैव बीन ऑन ड्रग्स। ये आदमी कभी नेगेटिव सोच नहीं सकता, ये आदमी कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। ही वॉज अ हार्डकोर फिटनेस फ्रीक, और उनको पता था लोगों के दिलों को जीतने की कला कैसी होती है। वो जानते थे कि किस तरह से सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग कुड ब्रिंग यू क्लोजर टू सक्सेस। उनके बहुत ज्यादा दोस्त नहीं थे। उन्होंने इंटरव्यूज में बताया कि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि बहुत ज्यादा लोग उनके साथ कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि उनका माइंडसेट ही कुछ अलग था, कुछ अलग विचारधारा के व्यक्तित्व थे, लोगों से परे हटके वो सोचा करते थे। ही वॉज अ एविड रीडर एंड ही वॉज अ बुकवॉर्म, क्योंकि अपने आप को अपग्रेड करना उनको पता था जिंदगी में कितना जरूरी है। अगर मैं उनके ड्रीम रोल की बात करूं तो इट वॉज टू प्ले अ रोल ऑफ अ सीक्रेट सर्विस एजेंट लाइक वन ऑफ अ जेम्स बॉन्ड इन हॉलीवुड। और अभी उनके कुछ इंटरव्यूज भी आ रहे हैं कि ऑलरेडी हॉलीवुड में जाने की उनकी तैयारी थी, उनके प्लान्स थे, वो वहां भी डेब्यू कर सकते थे। ही वॉज अ विजनरी, ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट इंटेलेक्ट। यू नो, जब किसी भी बडिंग फिल्म स्टार से पूछा जाए आपके फेवरेट फिल्म स्टार्स क्या हैं, तो उसके कुछ गिने चुने 3, 4, 5 ऑब्वियस आंसर्स होते हैं, बिकॉज कुछ लोगों को खुश करना हर आदमी को जरूरी लगता है। बट वाई से ही वॉज अ डिफरेंट पर्सन, क्योंकि जब उनसे पूछा गया एक इंटरव्यू में कि आपके फेवरेट फिल्म स्टार्स कौन से हैं, तो मालूम उन्होंने किसी भी फेमस गॉडफादर का नाम नहीं लिया। उन्होंने नाम किसका लिया मालूम आपको? यू वुड बी अमेज्ड, एंड दैट इंटरव्यू इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। उन्होंने नाम लिया, माय फेवरेट फिल्म स्टार्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम बलराज साहनी टू यूसुफ साहिब to the hardcore actors like Irfan, to the ones like who have started from a scratch like Nawaz Siddiqui। और किसी गॉडफादर का नाम वो नहीं लेते थे, क्योंकि वो कुछ अलग थे। He had a different vision and a mission, इसीलिए चापलूस लोग उनको थोड़ा कम पसंद करते थे। For him, a real hero was who rose from zero to hero। वो ये मानते थे कि कामयाबी हमेशा 2 तरीकों से मिल सकती है, either you grow from the root or you just get dropped as a parachute। And he was a person, he grew from the roots, और इसीलिए कुछ पैराशूट ड्रॉपर्स उनसे नाखुश भी हुआ करते थे। He was very spontaneous, उनको डिसीजन लेना अच्छा लगता था। एक बार वो जिम करके आ रहे थे,
बाय द टाइम ही वॉज अ सक्सेसफुल पर्सन। तो आते हुए उन्होंने BMW के एक शोरूम के आगे से निकले, एक बाइक पे उनकी नजर पड़ी और दोस्त मालूम वो 30 लाख की बाइक लेके वो अपने जिमिंग शॉट्स में वहां से थोड़ी देर बाद बाहर निकल गए। ही वॉज सो स्पॉन्टेनियस, ही वॉज पैशनेट अबाउट हिज बिलोंगिंग्स। लोगों की ज्यादा चिंता करना उनको पसंद नहीं था, वो अपने बारे में सोचने में ज्यादा बिलीव करते थे। और आप यकीन करेंगे, जहां लोग अपनी रिचेस को एग्जिबिट करते हैं, कुछ अवार्ड फंक्शंस में वो उसी BMW बाइक पे भी चले गए, जहां पे कई बार उनकी लेग पुलिंग भी होती थी। लेकिन ही वॉज अ मैन हु वॉज अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सब्जेक्ट्स पे हमारे कितने फिल्म स्टार्स कुछ सोच सकते हैं, कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। ही लव्ड हिज फैंस। ज्यादातर फैंस को जो लोग स्टार्स जो होते हैं ना, वो ऐसा समझते हैं मैंने कुछ ना कुछ सुपरस्टार हो गया, और उसके बाद भूल जाते हैं कि मुझे सुपरस्टार किसने बनाया। वो कोई ना कोई कमेंट और रिव्यू लिख देते हैं इंस्टाग्राम पे, जवाब देने का टाइम किसके पास है। लेकिन ये हमारे SSR एक विरले व्यक्तित्व थे, ये अपने फैंस को प्यार करते थे। आप देख लीजिएगा, जाके हिस्ट्री देख लीजिएगा उठा के विकिपीडिया पे, आप जाके इंस्टाग्राम पे जाके चेक कीजिएगा। ही वॉज वन ऑफ दोस रेयर सेलिब्रिटीज जो अपने फॉलोअर्स को रिप्लाई किया करते थे, रात रात भर बैठ के रिप्लाई किया करते थे। अंकिता लोखंडे का इंटरव्यू देखिएगा, वो कहते हैं ये किसी से बात नहीं करते थे, अपने फैंस को ही अपनी रियल वेल्थ मानते थे, इसीलिए लोगों के दिलों पे राज करने की कला उनको आती थी। इतना ही नहीं, इंस्टाग्राम पे वो इतने रिप्लाईज भेजते थे कि जो इंस्टाग्राम के लिए भी एक अनोखी बात थी, इसलिए इंस्टाग्राम के जो एल्गोरिदम है उसने उनकी रिप्लाईज को स्पैम मानना शुरू कर दिया, और अल्टीमेटली कमेंट्स और रिप्लाई करने का जो उनका फीचर और ऑप्शन था वो ब्लॉक कर दिया गया इंस्टाग्राम द्वारा। इस हद तक वो अपने फैंस के लिए पैशनेट थे। अपने पूरे कैरियर में ही ऑलमोस्ट प्लेड 57 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग द थिएटर, द टीवी एंड द सिनेमा। और एक बड़ी अच्छी बात उनके इंटरव्यूज में जानने को मिलती है, वो ये कहते हैं जब मेरे सामने कैमरा आता था ना, तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो थिएटर का कैमरा है या वो टीवी कैमरा है या वो मूवी कैमरा है। किसी भी तरह का कैमरा मेरे सामने आता था तो मैं अपना बेस्ट देता था, बस यही मुझे आता था। ही न्यू हाउ टू परस्यू हिज ड्रीम्स। आपको याद है मैंने बताया था ही ऑलवेज वांटेड टू बी अ पायलट, बट फिर पापा की मर्जी से वो इंजीनियरिंग में चले गए। लेकिन वंस ही बिकेम अ सक्सेसफुल फिल्म स्टार, उन्होंने अपने ड्रीम को परस्यू करना शुरू किया, और अपने पायलट के ड्रीम को उन्होंने परस्यू किया जब उनको पता चल गया कि यूएस में 2 महीने का कहीं ट्रेनिंग होता है, और वहां जाके उन्होंने फ्लाइंग लेसन्स लेने शुरू किए और प्लेन उड़ाना शुरू कर दिया। और आज उनके जाने के बाद कुछ उनके अपने ये कहने से भी नहीं चूकते कि उनको प्लेन में बैठने से भी घबराहट होती थी। चलिए, सच तो सामने आएगा आज नहीं तो कल, लेकिन आपको मैंने बताया कि उनको अपने सपने फॉलो करने आते थे। जब वो बच्चे थे तो एक कार का मॉडल उनके पास था, कार का नाम था मेजोरिटी कार। मेजोरिटी कार का एक मॉडल उनके पास था, टॉय मॉडल, और उनका सपना था वो ब्लू कलर का मॉडल था, जिसके आपको वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे कि एक दिन मैं ये कार लूंगा। और सच में 2017 में उन्होंने वो अपना सपना पूरा किया, क्योंकि वही मॉडल ब्लू कलर का मेजोरिटी कार का वो लेके आए। इट वॉज कॉस्टिंग अराउंड 2 करोड़ रुपीज, बट ही न्यू हाउ टू परस्यू हिज ड्रीम्स एंड ही न्यू हाउ टू गो अबाउट ड्रीम्स। यू नो, ही न्यू मनी इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। पैसे की कीमत को वो समझते थे, और आज भी उनके कुछ वीडियोस आ रहे हैं जहां वो पैसे जोड़ने की और खर्चा कम करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको पैसे की कीमत पता थी, लेकिन उनको यह भी पता था कि पैसा सब कुछ नहीं है। वो पैसे को अपना भगवान नहीं मानते थे। इनफैक्ट उनकी फिलॉसफी ये थी कि इनिशियली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी कैन बाय यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, बट लेटर a large amount of money is required to give you a little happiness। कुछ अलग ही सोच थी उनकी। He was a man with a golden heart। मालूम है, एक बार केरला में फ्लड आई, उन्होंने उसके ऊपर कुछ ट्वीट किया,
तो उनके एक फैन ने लिखा कि मैं भी कुछ हेल्प करना चाहता हूं, कुछ फूड आर्टिकल्स डोनेट करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, मैं क्या करूं सुशांत सर। वो फैन की बात कहीं ना कहीं एसएसआर के दिल को लग गई और मालूम उन्होंने क्या किया, उन्होंने केरला सीएम रिलीफ फंड में 1 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया बाय द नेम ऑफ दैट फैन। सब हिल गए, ऐसा भी कोई कर सकता है क्या? क्योंकि अगर कोई दान देता है तो अपने नाम से देता है। ये उस फैन के नाम से 1 करोड़ का दान दिया। वहीं रुके नहीं, 4 महीने बाद नागालैंड में फ्लड्स आई, वहां पे भी 1.25 करोड़ का उन्होंने डोनेशन दिया। और ऐसे बहुत इंसिडेंसेस हैं उनके लाइफ में, लेकिन वो कभी लाइमलाइट में नहीं आते थे। हजारों लाखों लोग वो उनको आज इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि उन्होंने वो एसएसआर का गोल्डन दिल देखा है। चाहे वो सड़क पे चलती एक बैलून बेचने वाली औरत हो, चाहे वो फुटपाथ पे चलने वाला कोई एक आम आदमी हो जो उनके साथ सेल्फी लेना चाहता हो, उन्होंने कभी किसी को ना उम्मीद नहीं किया। और आज भी उनके साथ पुराने काम करने वाले लोगों का आप इंटरव्यूज देख लीजिएगा, तो चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे देख के कि वो लोग कितना प्यार करते हैं एसएसआर को, बिकॉज ही वॉज अ मैन विद अ गोल्डन हार्ट। यू नो वॉट, ही वेंट अहेड टू क्रिएट सुशांत फॉर एजुकेशन प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट का काम था बच्चों को एक्सपोजर देना साइंस और स्पेस में। इसके चलते 2 बच्चों को वो ऑलरेडी नासा के लिए स्पॉन्सर कर चुके थे। और इतना ही नहीं, 100 बच्चों को, आई रिपीट 100 बच्चों को स्कॉलरशिप देके नासा भेजने का उनका एक जो सपना था वो बीच में ही रह गया, क्योंकि एक अनफेटफुल डे हम सब सुशांत के फैन कभी भूल नहीं पाएंगे। 14 जून 2020 का वो दिन, जिस दिन वो प्यारा सा व्यक्तित्व हमारे बीच इस दुनिया से चला गया। हमें आज तक नहीं पता कि क्या उसने मौत को गले लगाया या फिर किसी ने उस हरे रंग का कपड़े का फंदा बना के उसको मौत से मिलवाया। हम नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि एक ना एक दिन न्याय जरूर होगा। हम जानते हैं कि उस पवित्र आत्मा को इंसाफ जरूर मिलेगा। हम जानते हैं कि उस 74 साल के बूढ़े बाप को न्याय जरूर मिलेगा। हम जानते हैं कि वो 4 बड़ी बहनों को उनके छोटे भाई के जाने का भी जो दुख है उसको हम दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन ये सुशांत सिंह राजपूत के जो कुछ व्यक्तित्व की हमने आपके सामने कुछ ऐसे सुनहरे उनके पल जिंदगी के आपके साथ शेयर किए हैं कि अगर ये कुछ उनकी खास बातें आप भी मैं भी अपने जीवन में उतार पाएं तो शायद सही मायने में हमको गर्व से ये कहने का मौका मिलेगा, आई एम सुशांत, मैं सुशांत हूं। और कहीं ना कहीं ऊपर बैठ के उस पवित्र आत्मा का स्वर्ग से भी ये देख के खुश होगा कि मेरे सिद्धांतों के ऊपर चलने वाले आज कितने लोग मुझे प्यार करते हुए मेरे दिखाए हुए रास्ते पे आगे बढ़ गए हैं। और इस दुनिया को, इस समाज को एक बेहतर जगह बनाने की इस मुहिम को हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। एसएसआर आज हमारे बीच तो नहीं, लेकिन हमारे दिलों में एक याद बन के, एक आंदोलन बन के, एक क्रांति बन के, एक सोच बन के, एक विचारधारा बन के यूं ही हमेशा जिंदा रहेंगे। इसी के साथ मैं डॉक्टर आशीष आज इस अफसाना में आपसे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस अफसाना में आके एसएसआर को अपनी श्रद्धांजलि देने का, जो आपने एक उसको न्याय दिलाने का, जो आज आपने एक अपना दृढ़ निश्चय हमारे बीच में रखा और हमारा मनोबल बढ़ाने का जो आपने फैसला लिया, इसी तरह से अपनी आशीर्वाद हम पे बरसाते रहिएगा। हर फ्राइडे शाम 7 से 8 फेसबुक लाइव पे और हमारे जियो मीट पे हमें मिलने आइएगा। हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा को
सब्सक्राइब करके हर मंडे हमारी वाव सीरीज को देख के हमको यूं ही आशीर्वाद देते रहिएगा। आपके इसी आशीर्वाद की इच्छा के साथ आपका डॉक्टर आशीष अब आपसे विदा चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज इस अफसाना में आके हमारा इस तरीके से मनोबल बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और गर्व से कहता हूँ चलते चलते मैं सुशांत हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।